हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Pahili and Bujo visited their grandfather village during summer break. After dinner, they went on the roof of the house. It was clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of stars in the sky. They had never seen such beautiful scene in their city. तो समर ब्रेक के समय पहेली और बुझो अपने ग्रैंडफादर के विलेज में गए थे। डिनर के बाद जब उन्होंने छत पे चढ़ के देखा तो उन्होंने बहुत सारे सितारे देखे। वो क्लाउडलेस नाइट था, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स थे। वो बहुत ही सरप्राइज हो गए क्योंकि ऐसा सीन उन्होंने कभी भी बिग सिटीज़ में देखा ही नहीं था। नीचे पढ़ते हैं। पहेली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. पहेली ने सोचा विलेज का स्काई इतना डिफरेंट क्यों होता है शहर के नाइट स्काई से। मतलब शहर में जो बिग सिटीज़ में नाइट स्काई होता है उससे इतना डिफरेंट विलेज का स्काई कैसे होता है। Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big cities is rarely clear. क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन रहता है, एटमॉस्फेयर में ब्राइट लाइट जलते रहता है इधर उधर, इस कारण जो शहर का वो स्काई होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी रहता है। इसी कारण वो बहुत ही कम क्लियर, मतलब रेयरली बहुत कम चांसेस होते हैं उसके क्लियर होने के। He also identified some objects seen in the sky and told stories एसोसिएटेड विद दैम। तो उनके ग्रैंडफादर ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी दिखाए जो स्काई में होते हैं और उनसे रिलेटेड स्टोरीज भी बताएं। नाइट स्काई वॉचिंग इज सो फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड एटमोसफियर इज क्लियर। तो नाइट स्काई जो वॉचिंग होता है वो बहुत ही दिल खुश, मतलब मज़ा दे देने वाला चीज़ होता है जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर गंदा ना हो, कोई डस्ट बस्ट ना हो, ब्राइट लाइट ना हो उस जगह पे। तो नीचे लिखा है लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई इज डॉटेड विथ countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. तो इसमें बोला है कि रात के स्काई को आप देखो, जो एकदम डार्क क्लियर स्काई हो उस टाइम देखो तो आप सारे स्काई को देखोगे, डॉटेड है, काउंटलेस स्टार्स आपको दिखेंगे। कुछ स्टार्स चमकेंगे, ज़्यादा चमकेंगे और कुछ कम, तो उन्हें ध्यान से देखना। डू ऑल दैम अपीयर इन टू ट्विंकल, क्या सभी ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, तो मतलब आपने स्टार लाइक कोई ऑब्जेक्ट देखा जो ट्विंकल नहीं कर रहा है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, तो इसमें बताया कि वो जो ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं करते हैं बट तब भी ग्लो करते हैं उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। द मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, द स्टार, द प्लैनेट्स एंड द मून and many other objects in the sky are called celestial bodies. Objects और bodies दोनों कह सकते, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है मून हमारे ब्राइटेस्ट स्काई में हमारा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड और भी अलग अलग प्रकार के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में उन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। नीचे पढ़ते हैं। The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. मतलब जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उनके फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं उस पार्ट ऑफ स्टडी को, मतलब जो पढ़ते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जैसे ज्योग्राफी में जब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं फिर उसे ज्योग्राफी कहते हैं, हिस्ट्री में हम अपना पास्ट पढ़ते हैं तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। वैसे ही प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इन एशियंट इंडिया Asians perform a metrical observations too of sky. They know their knowledge of astronomy was highly advanced for their time.
passage of sun, star, moon, and planets in the sky helped them to devise calendar and alarms. They are often used people in their day-to-day content and better understanding of climate, rainfall pattern, timely showing and choosing the crop, fixing date, season and festivals. मतलब इसमें बोला है कि जो हमारे एशियंट इंडिया में लोग थे वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, तो उनके पास स्काई को ऑब्जर्व करके वो इतना सारा नॉलेज गेन कर लिए थे कि उनके टाइम पे जो एस्ट्रोनॉमी था वो बहुत ही हाई एडवांस का हो गया था. वो ऑब्जर्व कर कर के सन पास होता है, स्टार्स और मून प्लैनेट्स की मदद से वो अपना कैलेंडर अलार्म से सब बना लिए थे. उन्होंने अपने लिए डेज भी अलग अलग कर दिया था. जब बीज बोना है, फेस्टिवल करना है, कब कब कौन से सीज़न में बारिश होगा, कौन से नहीं होगा, ये सब सारा उन्होंने बस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख देख के अपने ध्यान में रख के पूरा फिक्स कर लिया था. Let us also make an observation of celestial objects and learn about them. चलो हम भी एक ऑब्जर्वेशन करते celestial objects में और कुछ जानते हैं उनके बारे में. The moon. Observe the moon continuously for several nights. Probably from one full moon to next. Make a sketch of moon every night in your notebook and note the day from the day of full moon. Also note every day the part of the sky east or west in which the moon is seen. इसमें बोला है जो एक्टिविटी 17.1 है, इसमें मून को आप कंटिन्यूसली देखो, मतलब तब से देखना स्टार्ट करो जब फुल मून हो. तो फुल मून से देखना स्टार्ट करो कंटिन्यूसली 7 दिन तक रात में. तो उनका एक स्केच बनाते रहो 7 दिन तक, ठीक है. तो स्केच बना के अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ. तो किधर भी हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, उसका स्केच बना के नोट करना है, ठीक है. तो ये बता रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं क्या करना है, क्या करेगा हमारे साथ. इज देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे. आर दीज डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी perfectly round. There are days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear. तो इसमें बोल रहा है क्या मून के शेप में हर रोज कुछ चेंजेस होती है. क्या कोई ऐसा दिन था जिस दिन मून परफेक्टली राउंड दिखा है, या कोई ऐसा दिन था जिस दिन मून दिखा ही नहीं है जबकि स्काई भी क्लियर है. तो ये इसमें क्वेश्चंस पूछा था. तो अगर आप ये एक्टिविटी करे होंगे तो आपको पता लग गया होगा. तो आगे बढ़ते हैं. द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज फुल मून. तो जिस दिन मून का जिस दिन फुल डिस्क मतलब पूरा दिखता है राउंड शेप, उसे फुल मून कहते हैं, फुल मून डे, ठीक है. तो आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर टू बिकम थिनर एंड थिनर. On the 15th day, the moon is not visible. मतलब ब्राइट दिन जिस दिन मून का पूरा डिस्क बन जाता है न्यू मून डे के बाद, हर एक दिन छोड़ छोड़ के मून पतला पतला होते जाता है और 15 दिन बाद मून दिखता ही नहीं है. दिस डे इज़ नोन एज न्यू मून डे. इस डे को हम न्यू मून डे कहते हैं. The next day only a small portion of the moon appear in the sky. This is known as crystal moon. तो मतलब अगले दिन न्यू मून डे के एक दिन बाद जब हल्का सा ही पोर्शन मून का दिखता है उसे क्रिस्टल मून कहते हैं. Then again moon grow larger every day. On 15th day once again we see full व्यू ऑफ मून. मतलब इसके 15 जब न्यू मून हो जाता है उसके हर एक दिन बाद क्रिस्टल मून के बाद मून बढ़ते रहते हैं और उसके 15 दिन बाद हमें वापस से फुल मून देखने का मौका मिलता है. तो ऐसे ही ये मतलब चलते रहते हैं, एक साइकिल है. तो वो चलते हैं, पता करते हैं ऐसा होता क्यों है. The various shape in the bright part of the moon as seen during the month are called phases of moon. तो जो वेरियस मून के पार्ट्स होते हैं जो हमें ग्लो करते हुए दिखते हैं उन्हें हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं.
Phases of moon play an important role in social life. Almost all festivals in India are celebrated according to phases of moon. For example, Diwali is celebrated on new moon day, Buddha Purnima and Guru Nanak birthday are celebrated on full moon day. न्यू मून डे मतलब दिवाली न्यू मून डे पे सेलिब्रेट होता है, ये दोनों फुल मून डे पे. महाशिवरात्रि 13th ऑफ नाइट, वॉर्निंग मून मतलब 13th ऑफ नाइट जिस दिन मून उग रहा होता है बढ़ते क्रम में रहता है, उसके 13 दिन बाद हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं. और ईद उल फिराज observed on the day falling in the slighted of crystal moon. मतलब जो ईद उल फिजार होता है वो जब मून हल्का से क्रिस्टल मून होता है न्यू मून डे के बाद, उस दिन मनाया जाता है. तो ये पढ़ते हैं. द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days. इन मैनी कैलेंडर्स पीरियड आर कॉल्ड मंथ. मतलब इसमें बोल रहा है कि जो न्यू मून डे से अनदर न्यू मून डे या फुल मून डे से अनदर फुल मून डे के बीच में टाइम रहता है वो 29 डे से हल्का सा ज़्यादा रहता है. तो इस पूरे पीरियड को हम जनरली एक मंथ लेते हैं. मतलब ज़्यादातर कैलेंडर में अभी है ऐसा ही है. तो वाई डज द मून चेंज इट्स फेस. बूझो ने पूछ ही लिया कि मून अपना फेसेस चेंज करता क्यों है, आखिर क्या राज है. Let us try to understand why phases of moon occur. तो चलिए हम पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं कि मून का फेसेस होता क्यों है. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light. However, the sun and the other star do. We see the moon because the light falling on it get reflected towards us. We therefore see only that part of moon from which the light of the sun is reflected toward us. मतलब इसमें बोल रहा था कि जो हम मून को इसी कारण देख सकते हैं, हमने चैप्टर 16 में भी पढ़ा था कि जिस मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है ल्यूमिनस बॉडी का, तो हम मून को इसीलिए तभी देख पाते जब वो सन का लाइट रिफ्लेक्ट करे, जितना पोर्शन में उसका सन का लाइट रिफ्लेक्ट हो. अगर वो सन का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हम मून को नहीं देख सकते. तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिया है कि एक्टिविटीज़ में था कि एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका 8 पार्ट्स करो, सेंटर में एक को खड़ा करो, अपने दोस्त को अपने फ्रेंड से बोलो कि चारों तरफ एक बॉल को वाइट और ब्लैक पेंट करके, मतलब उसे वाइट और ब्लैक पेंट करना है 2 हाफ में और वर्टिकली पुट करके चारों तरफ घूमे. अगर आफ्टरनून हो तो वेस्ट से स्टार्ट करेगा और मॉर्निंग हो तो ईस्ट से, जिधर सन होगा. तो उस तरह से हम मून के फेसेस का पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पे रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलोंग विथ द मून रिवॉल्व अराउंड द सन. तो याद करो, मून अर्थ जो अर्थ के साथ मून रिवॉल्व करता है और मून और अर्थ दोनों सन की तरफ रिवॉल्व करते हैं. कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव position of the sun, moon and the earth on the full moon day and the new moon day? Sketch these positions in a notebook. In which part of sky would you look for the moon? मतलब ये बोल रहा है कि आप फुल मून डे और न्यू मून डे के पोजीशंस आप जान सकते हो. देखो, अगर सन के लाइट्स इधर से आ रहे होते हैं तो देखो यही पोर्शन हमें मून का विजिबल होता है, क्योंकि इस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ेगा, मून स्पेरिकल है. अगर इस पे आएगा तो हाफ ही पोर्शन विजिबल होगा और इधर आएगा तो पूरा पोर्शन हमें विजिबल होगा. इस तरह से हम समझ सकते हैं मून का साइज कैसे डिफर करता है. द साइज ऑफ ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे आफ्टर न्यू मून डे. आफ्टर द फुल मून डे द sunlight part of the moon visible from the earth decrease in size every day. मतलब जो मून का ल्यूमिनस पार्ट विजिबल होता है और अर्थ से वो हमेशा इंक्रीज होते जाता है न्यू मून डे से, और फुल मून डे के बाद वो हमेशा डिक्रीज होते जाता है. क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ.
देखो ये न्यू मून फुल मून डे है, ये न्यू मून डे है, तो ऐसे ये घूमता है, इसका रोटेशन कुछ इस प्रकार होता है, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे, तो इस तरह से ही रिवॉल्व होते रहता है, समझे, अर्थ के चारों तरफ। तो सन तो एक ही है ना, सन रिवॉल्व नहीं होता, अर्थ रिवॉल्व होता है, तो अर्थ तो रिवॉल्व होगा बट अर्थ के साथ मून रिवॉल्व होगा, तो मून सन के उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में अर्थ रहेगा, तो इसी कारण मतलब मून भी ऐसे रिवॉल्व होता है अर्थ के चारों तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हमें दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसी कारण। तो चलिए आगे पढ़ते, आगे क्या है। I have read that we never see black side of the moon from the earth. Is it true? Due to मतलब ये बोल रही थी कि हाँ मैंने पढ़ा था कि हम डार्क पार्ट मून का या ब्लैक पार्ट नहीं देख सकते, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका रीज़न ये था कि देखो एक तो स्काई है, स्काई में बहुत ज़्यादा वो होगा, मतलब काला बादल तो पहले से ही है, और एटमॉस्फेयर में उतना ब्राइट लाइट तो है नहीं, इस कारण जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है वही हम देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ड्रॉ अ सर्कल मतलब एक्टिविटी है, ठीक है, तो मैं तो नहीं पढ़ रहा अभी। द मून completes one rotation on its axis as complete one revolution around the earth। मतलब मून एक्सिस पे भी रोटेट करता है और अर्थ के चारों तरफ भी रोटेट करता है, मतलब वो अपना एक्सिस भी कंप्लीट करता है और रेवोल्यूशन भी। द मून सरफेस, द मून इज fascinating object for poets and storytellers, but when astronauts landed on moon, they found that moon surface is dusty and barren. There are many crystals of different size. It also has a large number of steep and high mountains. Some of these are high as highest mountain on the earth। मतलब जो मून का सरफेस है वो मतलब हमेशा पोएट्स और स्टोरी टेलर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जैसे मजाक करने वाला या बहुत ही ज़्यादा रोमांचक जगह से बिलोंग करता है। बट जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड हुए तब उन्होंने देखा कि मून का सरफेस पूरा डस्टी और बैरन, बैरन मतलब होता है वो उपजाऊ नहीं है, उसमें कुछ जीव पल ही नहीं सकते, बैरन है। तो देयर आर मैनी मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रीटर्स हो रखे हैं, मतलब जब पत्थर जो होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मून के सरफेस से टकराते तो वहाँ पे इस टाइप का बनता है, हमने अर्थ में भी देखा होगा, तो उस टाइप का बनता है, उसे क्रीचर्स कहते हैं। तो उसके कारण मून का सरफेस पे बहुत सारे क्रीटर्स और बहुत सारे माउंटेन्स हो रखे हैं, जो हमारे अर्थ में जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उससे भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं मून में। द मून हैज़ नो एटमोसफियर, इट हैज़ नो वाटर, कैन एनीवन लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून। मतलब इसने बोला है कि मून के पास एटमोसफियर नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो क्या कोई लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि एटमोसफियर में ऑक्सीजन होता है जो हमारे लिए नेसेसरी है, वाटर होता है जिसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो इस कारण हमें मून पे अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। कैन यू हियर साउंड ऑफ द मून? तो हम मून पे अपना साउंड हियर कर सकते हैं। We learned in chapter 13 that sound cannot travel without no medium. Then how can we hear any sound on the moon? तो हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि जो साउंड होता है वो विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल कर ही नहीं सकता। तो मून के पास तो पहले तो हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब वहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता है। आगे पढ़ते हैं। डिड यू नो on July 21, 1969 Indian time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon was the first time. He followed by David Annie। तो मतलब जो मून पे फर्स्ट पर्सन ने अपना कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नासा से गए थे। तो इंडियन टाइम्स में लिखा था जुलाई 21, 1969 को। तो पढ़ते हैं 10 स्टार्स।
So, what objects do you see in the night sky? There are a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place where away from big city. Are all the stars equally bright? तो मतलब इसमें बोला था कि पहले ऊपर वाला समझ लेते कि आप रात के स्काई में क्या देखते हो सबसे ज़्यादा। तो हम बहुत ज़्यादा स्टार्स देखते हैं रात के स्काई में, तो उन्हें ध्यान से देखना। जो डार्क नाइट होता है उसमें हर जगह वो प्लेस रहते हैं, मतलब बिग सिटी से थोड़ा दूर जाके आप देखना ध्यान से डाई नाइट में। तो क्या इसमें एक और क्वेश्चन पुट किया कि क्या सारे स्टार्स इक्वली ब्राइट कर देते? नहीं, पर हमने पिछली बार ही पढ़ा था कुछ ज़्यादा होता है कुछ कम होता है। सन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो हमारे सबसे नज़दीक है, तो पढ़ते हैं। एंड द कलर ऑफ द सेम, मतलब उनका कलर सेम होता है। इन फैक्ट स्टार्स इमिट लाइट देयर ओन, तो नहीं, स्टार्स अपना लाइट खुद ही पैदा करते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। वाई डज इट अपीयर सो कंप्रेस्ड टू अदर स्टार्स, मतलब वो इतना लार्ज कंप्रेस्ड कैसे दिखता है दूसरे अदर कंपेयर्ड, मतलब दूसरे स्टार से इतना लार्ज क्यों दिखता हमें। विच अपीयर लार्जर अ फुटबॉल प्लेज नियर यू और अ फुटबॉल प्लेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या ज़्यादा बड़ा लगेगा, जो आपके सामने फुटबॉल रखा हो या 100 मीटर बाद रखा हो। तो मतलब हमें सामने वाला ही ज़्यादा दिखता है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन इसी को तो कहते हैं। द स्टार्स परसिस्टेंस नहीं होता, हाँ शायद वही होता है। द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार फर्दर अवे फ्रॉम द sun, therefore the sun appears to us like points. The stars appear to us like points, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उनमें पॉइंट साइज दिखते हैं सन के मुकाबले। द सन इज़ द नियरेस्ट अबाउट, मतलब जो हमारा सन है वो हमारे नियरेस्ट है 150 मिलियन किलोमीटर्स, धरती से दूर है वो हमारा सन, फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी एट द डिस्टेंस अबाउट 40000000000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो अल्फा सेंचुरी है वो 40 ट्रिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कंटिन्यूसली, तो क्या आप इस डिस्टेंस को कंटिन्यूसली रीड कर सकते हो किलोमीटर्स में? तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हुआ था, मैंने फिर आराम से बैठ के इसे सोचा मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तब जाके पता चला। सम स्टार्स आर वेरी फर्दर अवे, तो कुछ स्टार्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट 1 year, remember that the speed of light is 30 lakh kilometer per second. The distance of the sun from the earth may be said to be 8 light minute. The distance of alpha century is about 4.3 light year. तो जो हमारा मतलब डिस्टेंस होता है लाइट का, वो मतलब लाइट ट्रेवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है लाइट। तो लाइट पर सेकेंड इतना ट्रेवल करता है, तो एक ईयर में जितना भी ट्रेवल करता है उसका कैलकुलेशन बैठा के अगर हम बोले तो अर्थ हमारे सन से 8 लाइट मिनट दूर है, और जो अल्फा सेंचुरी है वो हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है। तो आगे पढ़ते हैं। इफ लाइट फ्रॉम द सन टेक ईयर टू रीच अस, द आई वंडर्ड इफ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक द स्टार। तो पहली ने बोला कि जो लाइट होता है स्टार्स का, उन्हें हम अगर मतलब कुछ ज़्यादा ही ईयर से लेता है, 4.3 मतलब जो नियरेस्ट स्टार है वो 4.3 ईयर लेता है। तो मतलब जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम पास्ट में देखते हैं।
तो आई वॉन्ट टू नो वाई वुड डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे। मतलब ये बात तो सच है ना, मतलब अगर एक स्टार 4.3 ईयर यहाँ तक आने में लगेगा तो जब हम उसे देखें वो कंटिन्यूसली जा रहा है तो 4.3 ईयर बाद ही तो रीच करेगा। तो मतलब हम पास्ट में देखेंगे, प्रेजेंटली तो देख नहीं सकते। तो बूझो का अगला क्वेश्चन, वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली इन द नाइट। तो ये इस कारण होता है क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, जिसके कारण पूरे स्काई में सन 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 ही होता है क्योंकि वो हमारे नियरेस्ट है। इस कारण उस टाइम भी स्टार्स होते हैं, डे के टाइम स्टार्स होते हैं, बट हम उन्हें नहीं देख सकते ड्यू टू ब्राइट सनलाइट। तो ऑब्जर्व सम prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more। मतलब आप कुछ प्रोमिनेंट स्टार्स देखो या स्टार्स के ग्रुप देखो 2 घंटे से ज़्यादा, मतलब कम मत देखना वरना समझ नहीं आएगा। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। तो क्या उनके पोजिशंस में थोड़ी बहुत भी चेंजेस हुई स्काई में? You will find that the stars appear to move from east to west। आप देखोगे कि जो स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहे होंगे। A star which rise in the east and even set in the west is nearly morning। मतलब जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से राइज करते हैं और वेस्ट में जाते हैं, उन्हें हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। We do not Why do stars appear to move from east to west? Let us find out। मतलब जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करते हुए क्यों दिखते हैं, चलिए पता करते हैं। स्टार स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द बिग रूम and start rotating। In which direction will the objects in the room appear to move? Do you see them moving direction opposite to you are in motion। तो मतलब इसमें बोला कि आप एक रूम के सेंटर में खड़े रहो और मतलब एक तरफ गोल गोल घूमते जाओ। तो आप अगर सोचो कि मैं स्टिल और चारों तरफ आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें मूव कर रही, तो कौन से डायरेक्शन मूव करेगी? जिस डायरेक्शन के आप मतलब आपके डायरेक्शन के उल्टा, मतलब आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो तो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए आपको दिखेगी। इसी कारण जो होता है वो हमें मतलब स्टार्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ही राइज होते हुए दिखते हैं, जबकि हमारा अर्थ उल्टा मूव करता है। रीज़न ये था, मतलब अर्थ जिस मोशन में डायरेक्ट करता है उसका ऑपोजिट ही दूसरे स्टार्स मूव करते हैं। पहली रिकॉल दैट व्हेन शी इज इन मूविंग ट्रेन इन नियरबाई ट्रीज एंड बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब पहली ने बोला था कि शायद आप भी नोटिस की होगी, जब ट्रेन में हम चलते हैं तो सारे ट्रीज और बिल्डिंग्स होते हैं वो हमारे पीछे जाते हुए दिखते हैं, जबकि हम मूव कर रहे हैं वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, पर हमें लग रहा है हम स्टेशनरी और वो मूव कर रहे हैं। इस कारण वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं। If the stars appear to move from east to west, could it mean the earth rotate from west to east? तो यहाँ पे क्वेश्चन था, अगर स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखते हैं तो क्या ये हो क्या मतलब इसका मतलब ये कि अर्थ जो हमारा है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है? हाँ, यही रीज़न है। Now I understand why the sun appeared to rise in the east and set in the west as the earth rotates from west to east on its axis। तो बूझो तो समझ गया कि ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, अपने ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसी वजह से सन हमें ईस्ट टू वेस्ट राइज और सेट होते हुए दिखता है। तो पढ़ते हैं। My grandfather told me that there are one star in the sky which do not move at all। How it is possible? मतलब उनके ग्रैंडफादर ने, पहले के ग्रैंडफादर ने बोला कि एक स्टार होता है हमारे सोलर सिस्टम में जो एक ठोपी मतलब 1 इंच भी नहीं मूव करता, मतलब वो मूव करते हुए हमें दिखता ही नहीं है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है जब बोल रहे कि अर्थ भी रोटेट करता है वो भी होता है? तो इसके लिए ये था कि मतलब एक अम्ब्रेला लो, उसके एक सेंटर में स्टार लगाओ, फिर उसके चारों तरफ स्टार लगाओ, फिर उस एम्ब्रेला को घुमाओ और उसके नीचे एकदम खड़ा रहो, तो आपको क्या दिखेगा? बीच वाला स्टार आपको मूव होते हुए दिखेगा? नहीं, क्योंकि वो तो हमारे एकदम पोल्स पे है ना। इसी तरह
हमें सारे स्टार्स मूव होते दिखाई देते हैं बट कुछ स्टार्स नहीं दिखते क्योंकि हमारे नियर एट पोल्स होते हैं. देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार, विच इज स्टेशनरी इन द डायरेक्शन दैट अर्थ एक्सेस. इट डज नॉट अपेयर टू मूव. तो इसमें एक रियलिटी में पहली के ग्रैंडफादर ने से बोला था एक स्टार है जैसे हम पोल स्टार कहते हैं, वो हमारे पोल्स के एकदम ऊपर है, इसी कारण हम उसे मूव होते हुए नहीं देख सकते. कॉन्स्टिलेशंस. लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम. कैन यू see some stars forming group with shapes like those in figure 11 17.11. हाँ, मिल गया. तो ये बोल रहा है कि आप एक मतलब कुछ स्टार्स के ग्रुप को देखो तो उन्हें 17.1 में कुछ इमेजेस बनते हुए आपको दिखेगा. तो ये बोला था देखने को. दिस स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. मतलब जो स्टार्स के ग्रुप जिनके पास एक रिकॉग्नाइजेबल मतलब समझने वाला शेप होता है उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. कॉन्स्टिलेशन वर डिवाइज्ड बाय एशियंट पीपल इन टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार इन द स्काई. The shape of the constellation resemble object familiar and those people. मतलब जो शेप का ऑब्जेक्ट होता है उस पर उसका नाम रख दिया जाता है, फैमिलियर या पीपल के नाम पे रख दिया जाता है. और वो कॉन्स्टिलेशन एशियन पीपल से पता किया गया था क्योंकि वो हमेशा स्टार्स को देखते रहते थे. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट. फॉर दिस यू शुड नो द पर्टिकुलर constellation look like and where to look in this night sky. तो आप कुछ कॉन्स्टलेशन ईजिली देख सकते हो नाइट स्काई में क्योंकि वो हमेशा मिलते रहते हैं मतलब रहते हैं. बट मेन चीज़ ये है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो उस कॉन्स्टलेशन की और कॉन्स्टलेशन दिखता कैसा है नाइट स्काई में. तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टलेशन गिवन है तो पढ़ते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन विच कैन बी सीन ड्यूरिंग समर टाइम इज अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट स्काई इज उषा मेजर. मतलब जो एक फेमस कॉन्स्टलेशन है जो हम नाइट स्काई में देख सकते हैं समय के टाइम में क्लियर नाइट स्काई में, उसे उषा मेजर कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डीपर. इसे हम बिग डीपर भी कहते हैं और ग्रेट बियर और सप्तऋषि, इसे ग्रेट बियर या सप्तऋषि भी कहते हैं. देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टलेशन. इस कॉन्स्टलेशन में 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं. इट अपेयर लाइक अ बिग लेडी और अ क्वेश्चन मार्क. ये एक बड़ी लेडी या एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है. There are 3 stars in the hand of the lady and 4 in the bowl. तो 3 stars लेडी के हैंड में होता है और 4 बाउल में. मतलब ये जो कॉन्स्टलेशन है ए वाला इसे, तो इसमें वो कहते हैं कि 3 स्टार्स लेडी के हैंड में होता है और 4 बाउल में होता है. तो इन द एशियंट creature there were very mythologists and stories have been associated with the various constellation. मतलब एशियन टाइम में इन अलग अलग कॉन्स्टलेशन के साथ बहुत सारा स्टोरीज जुड़े हुए थे. तो पढ़ते हैं उषा मेजर. उषा मेजर और सप्तऋषि. इसका नाम सप्तऋषि, ग्रेट बियर और द बिग डिपर 3 नाम है इसके, याद रखना ठीक है. सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद seven well known ancient Indian sage or rishis as shown in figure below. According to the ancient mythology, the 7 sages who formed the Saptarishi preserved the internal knowledge of Vedas and explained to people in every new age. मतलब जो सप्तऋषि जो हमारे नीचे दिया है वो बहुत ही इंडिया के बहुत ही नोन सेजेस या ऋषिज थे. तो उन्हें कहा जाता है कि ये इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से कि जो सप्तऋषि है वो हमारे जो वेदास हैं उसे प्रोटेक्ट करके रखे हैं.
तो मतलब ये जो बीच वाला है इसे वेदास का है, उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है सप्तऋषि ने, और इसे हर एक न्यू एज में जैसे कलयुग, सप्तयुग, शतयुग, ये सारे एज में ये सब सुनाते थे. Observe this constellation for few hours. Do you find any change in the shape? Do you find any change in the position? You will observe that the shape of the constellation remain is the same. You will also find that the constellation appear to move in sky east to west. तो इसने बोला है कि आप उन कॉन्स्टेलेशन को बहुत ज़्यादा देर तक देखो तो आपको उनके शेप में कुछ डिफरेंस पता चला, क्या वो मूव हुए. तो इसमें पहला वाला तो गलत हुआ था कि उनका शेप चेंज नहीं होता, बट वो मूव होते दिखते हैं ईस्ट से वेस्ट के कारण. तो शायद वो सन वाला ही होगा रीज़न, क्योंकि अर्थ मूव होता है तो हमें कॉन्स्टेलेशन में मूव होते हुए दिखते हैं. I have read that we can locate the pole star with the help of Usha Major. तो बुझू बोल रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो मतलब मेरे को किसी ने बताया था, मुझे पता चला है कि जो उषा मेजर होता है या ग्रेट बियर या सप्तऋषि, उससे हम पोल स्टार देख सकते हैं. तो एक्टिविटी वही उसी को लोकेट करते हुए है कि देखो जो हमारा सप्तऋषि होता है उसके लास्ट के जो 2 स्टार्स रहते हैं लास्ट के, ठीक है, तो लास्ट के 2 स्टार्स के एकदम सीधे सीधे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पोल स्टार लोकेट हो जाएगा. या आप कोई भी एंगल से करो, मतलब चारों तरफ मूव हो जाए तो भी करो तो भी आपको वो दिखेंगे ही दिखेंगे पोल स्टार. तो अगला आता है, नोट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल. नोट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम सर्दर्न हेमिस्फीयर. मतलब आप ये चीज़ नोट कर लो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वहाँ से पोल स्टार विजिबल नहीं होता है. सम द नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस लाइक उषा मेजर में ऑल्सो नॉट विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट्स इन सर्दर्न हेमिस्फीयर. मतलब सर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ कॉन्स्टेलेशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखते हैं जैसे उषा मेजर, वो भी नहीं दिख सकता है. Orion is the another well-known constellation that can be seen during winter in late evening. मतलब ओरियन जो है वो अगला कॉन्स्टेलेशन है जो हम देख सकते हैं इवनिंग में, शाम के समय. It is one of the most magnified constellation, magnificent constellation in the sky. It has 7 or 8 bright stars. Orion is also called the Hunter. The 3 middle stars represent the belt of the Hunter. They form bright stars appear to arrange in the form of quadrilaterals. Quadrilaterals मतलब होता है जिसके 4 साइड होते हैं, मतलब जो उसमें बीच के 3 साइड्स होते हैं वो हमें हंटर के बेल्ट की तरफ दिखता है, और जो कॉन्स्टेलेशन होता है वो हमें क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखता है. द स्टार Sirius, which is the brightest star in the sky, is located closer to Orion. मतलब जो सीरियस स्टार, जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो ओरियन की मदद से देख सकते हैं. टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब वही है जो सीरियस को अगर लोकेट करना है तो जो हंटर का बेल्ट, जो बीच के 3 स्टार्स है सीरियस के, मतलब 3 स्टार्स हैं ओराइन क्या था ये, ओराइन कॉन्स्टेलेशन के, तो उसके बीच के 3 लाइन से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो आपको सीरियस मिल जाएगा. तो यहाँ पे कैसोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्थर्न स्काई. मतलब कैसोपिया जो है वो एक और है कॉन्स्टेलेशन नॉर्दर्न स्काई में. इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन अर्लियर पार्ट ऑफ द नाइट. ये हमारे नाइट के थोड़ी देर पहले विजिबल होता है विंटर सीजन में. इट लुक्स लाइक अ डिस्ट्रॉयड लेटर W और M. ये हमें दिखता है एक लेटर जो है डिस्ट्रॉयड है W और M. तो इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला था शायद, दिस वन W और M. तो इसे सीरियस कहते हैं. तो यहाँ पे डू यू नो था, तो चलो पढ़ते हैं. डू यू नो अ कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव 5 to 10 stars. I
has a large number of stars. However, we can see only the brightest stars in the constellation, which are naked eye. With our naked eye, all the stars which make up a constellation are not at the same distance. They are just in the same line in the साइट ऑफ द स्काई. मतलब जो कॉन्स्टेलेशन होता है वो नहीं 5 या 10 स्टार से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं. बट होता क्या है कि हम उतने ही स्टार्स देख सकते हैं जितना हम नेकेड आई से देख सकते हैं. बट इसे सोच के अब भूल मत करना कि सारे स्टार्स जो एक लाइन में होते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे ही होंगे. ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर होंगे, बट स्काई में बस उनका एक पैटर्न बन गया, इस कारण से वो कॉन्स्टेलेशन के रूप में हमें दिखता है. तो यही है बस आज के लिए, बस इतना ही. हम कंटिन्यू करेंगे आगे का न्यू चैप्टर आर प्लैनेट से, आर सोलर सिस्टम से हम आगे का पढ़ेंगे अपने नए वीडियो में. तो थैंक यू. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. थैंक यू.